हेलो एवरीवन, संभव डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी यूनिट सेकंड और यूनिट सेकंड का नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस। यूनिट सेकंड का क्या नाम है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को अपन हिंदी के अंदर क्या बोलेंगे? प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलेंगे इसको अपन? प्रकाश संश्लेषण। अब ये प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इसके बारे में अपन डिटेल से स्टडी करने जा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले आपने 11th 12th के अंदर एक डेफिनेशन तो पढ़ी होगी और एक रिएक्शन भी पढ़ी होगी। रिएक्शन क्या थी? CO2 प्लस H2O क्या बनाता है ये? C6H12O6 प्लस O2। ये रिएक्शन आपने सबने पढ़ी होगी। क्या ये रिएक्शन ये कंप्लीट फोटोसिंथेसिस को डिफाइन कर सकती है? ये कंप्लीट फोटोसिंथेसिस को डिफाइन नहीं कर सकती। इसकी वैलेंसी अपन कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। इस टाइप से इसकी वैलेंसी ये कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखो ये क्या डेफिनेशन जो है वो कंप्लीट फोटोसिंथेसिस को डिफाइन कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये सिंपल सी जो रिएक्शन है, ये CO2 और H2 अगर ऐसे अपन ओपन इन्वायरमेंट के अंदर रख देंगे तो क्या वो ग्लूकोज बना लेंगे? बिल्कुल भी नहीं बना पाएंगे। इसलिए यहाँ पर क्या चाहिए होगा? यहाँ पर क्या चाहिए होगा? सबसे पहला जो चीज़ है वो क्या है? लाइट। लाइट अगर उपस्थित होगी तभी क्या होगा? CO2 और H2O से क्या बन जाएगा? ग्लूकोज बन जाएगा, या अपन बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा। ओके, या फिर अपन इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं CnH2ON, ठीक है। CnH2ON अपन इसको लिख सकते हैं। तो ये कंडीशन जो है, या अपन सिंपल सा C6H12O6 भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है, यानी कार्बोहाइड्रेट बनता है। अब यहाँ पर देखो लाइट की उपस्थिति है, CO2 है, H2O है, क्या बना रहा है? ग्लूकोज बना रहा है। अब आप ये सोच के देखो कि अपनी बॉडी के अंदर CO2 अपने अंदर है, CO2 का प्रोडक्शन अपने अंदर होता है। आपको पता होगा जब अपन रेस्पिरेशन करते हैं तो अपन क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 बाहर छोड़ते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है? CO2 अपनी बॉडी के अंदर बन रही है, राइट। तो CO2 अपनी बॉडी के अंदर बन रही है, H2O अपनी बॉडी के अंदर खूब सारा अवेलेबल है, तो ये दोनों मिलकर क्या ग्लूकोज बना सकते हैं? अगर लाइट के अंदर अपन खड़े हो जाएं, धूप के अंदर खड़े हो जाएं, तो क्या अपनी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक ग्लूकोज बन सकता है? बिल्कुल भी नहीं बन सकता। इनफैक्ट जो भी ग्लूकोज अपनी बॉडी के अंदर है वो भी धूप के द्वारा पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा और अपन को चक्कर जैसा आने लग जाएगा, ठीक है। तो क्या ये फोटोसिंथेसिस को, ये कंप्लीट जो रिएक्शन है, ये फोटोसिंथेसिस को डिफाइन कर रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या बाकी रह गया? अब सोचो, अगर ऐसा कुछ होता कि CO2 और H2O से डायरेक्ट ग्लूकोज बन रहा है तो एनिमल्स के अंदर भी क्या बन जाता? ग्लूकोज बन जाता, और अपन को बाहर से जो खाना है वो खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अपने बॉडी के अंदर ही ग्लूकोज है, उसका प्रोडक्शन हो जाता, जैसे प्लांट वगैरह के अंदर होता है। प्लांट के अंदर क्या होता है? क्या वो दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर होता है खाने के लिए? ये दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर नहीं होते, इसीलिए अपन उसको उत्पादक बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपना भोजन खुद स्वयं बना लेते हैं। लेकिन एनिमल्स हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। क्यों नहीं बना पाते? अब इसके लिए मेन कंपोनेंट जो है वो डिफाइन करेगा कि हाँ ये सच में फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है वो हो रही है। तो वो कंपोनेंट क्या है यहाँ पर? क्लोरोफिल। वो कंपोनेंट क्या है यहाँ पर? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल अगर उपस्थित है, क्लोरोफिल को अपन हिंदी के अंदर क्या बोलेंगे? हरित लवक। ओके, अगर क्लोरोफिल उपस्थित है तभी क्या बनेगा? CO2 होना चाहिए, H2O होना चाहिए, लाइट होनी चाहिए। और लाइट हमेशा कहाँ से मिलेगी? सूर्य से मिलेगी। सनलाइट होना यहाँ पर ज़रूरी है। सनलाइट होनी चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए। अगर ये सारे कंपोनेंट अपने पास है तो ही क्या बना सकते हैं प्लांट? ग्लूकोज बना सकते हैं, या अपन बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट बना सकते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट बना सकते हैं और साथ में क्या मुक्त करेंगे? ये ऑक्सीजन। और इस ऑक्सीजन का यूज़ अपन करते हैं श्वसन की क्रिया के लिए।
ओके तो प्लांट होता है, प्लांट के अंदर ये सारी रिएक्शन हो रही है। क्लोरोफिल एनिमल्स के अंदर आपको नहीं मिलेगा। अगर क्लोरोफिल एनिमल्स के अंदर होता तो अपन किस कलर के दिखाई देते, ग्रीन कलर के। ठीक है, जैसे मैंने ये टी शर्ट पहन रखी है ग्रीन कलर की है, तो अपनी पूरी की पूरी जो बॉडी है वो ऐसी अपन को दिखाई देती, पेड़ों की जैसे अपन भी हरे हरे दिखाई देते। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि प्लांट के अंदर जो हरित लवक है, क्लोरोप्लास्ट है, वो क्या होता है, उपस्थित होता है। जबकि एनिमल्स के अंदर हरित लवक और क्लोरोप्लास्ट ये क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसलिए जो एनिमल है वो ग्रीन कलर के दिखाई नहीं देते। और हरित लवक की उपस्थिति के कारण ही, क्लोरोप्लास्ट की, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही जो प्लांट होते हैं वो हरे रंग के अपन को दिखाई देते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अंदर क्या क्या चीज़ें काम में आ रही है वो आपको ध्यान में रखनी है। CO2 काम में आ रही है, H2O काम में आ रहा है, लाइट काम में आ रही है, क्लोरोफिल काम में आ रहा है, फिर क्या बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर बन रहा है। लेकिन यूज़ आने वाली चीज़ें क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, इनके एब्सेंस के अंदर इनके अंदर एक भी अगर कंपोनेंट एब्सेंट है तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन रुक जाएगी, यानी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन आगे नहीं हो पाएगी। इसलिए ये चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अपन देखते हैं कि डेफिनेशन के रूप में अपन क्या बोल सकते हैं, फोटोसिंथेसिस अपन किसको बोलेंगे। तो पहली बात तो ये, यहाँ पर होता क्या है मैं आपको अब सिंपल सी चीज़ें जो है बता रही हूँ। सिंपल सी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। ये लाइट हो गई और यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्लोरोफिल। ओके, अब देखो अपने पास एक टर्म आता है जिसका नाम क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या नाम है, रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, रेडॉक्स रिएक्शन की मैं डेफिनेशन बता रही हूँ। वह अभिक्रिया या वह रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन व रिडक्शन यानी कि अपचयन, ऑक्सीडेशन व रिडक्शन। तो वह रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन व रिडक्शन दोनों प्रक्रियाएं या दोनों प्रोसेस चलती हों, उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, मैंने आपको ये डेफिनेशन क्यों बताई है, इस डेफिनेशन को बताने के पीछे एक रीजन है। और वो रीजन क्या है, वो रीजन ये है कि फोटोसिंथेसिस एक रेडॉक्स रिएक्शन है। ये रीज़न था कि मैंने आपको रेडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन बताई है। अब फोटोसिंथेसिस एक रेडॉक्स रिएक्शन है। अब अपन को देखना क्या है कि इस फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के अंदर कहाँ हो रहा है ऑक्सीडेशन और कहाँ हो रहा है रिडक्शन, वो चीज़ आपको देखनी है। तो पहले दो चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है। दो चीज़ क्या है, एक अपने पास में ऑक्सीडेशन। ओके, ऑक्सीडेशन अपन किसको बोलेंगे, ऑक्सीकरण अपन किसको बोलेंगे, O2 का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। O2 का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन का निकलना, ये भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस के अंदर या तो ऑक्सीजन जुड़ जाती है किसी मॉलिक्यूल में, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। या हाइड्रोजन हट जाता है, उसको भी अपन क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। या फिर इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसको भी अपन क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो तीनों चीज़ों के अंदर से कुछ भी हो सकता है ऑक्सीडेशन की प्रोसेस के अंदर। दूसरी टर्म अपने पास में आती है रिडक्शन। ओके, अब रिडक्शन अपन किसको बोलेंगे, रिडक्शन के अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन का जुड़ना कोमा ऑक्सीजन का निकलना कोमा इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। अगर तीनों में से कोई भी प्रोसेस आपको दिखाई दे रही है तो वो क्या होगी, रिडक्शन रिएक्शन होगी। अब अपन देखेंगे फोटोसिंथेटिक रिएक्शन के अंदर कहाँ हो रही है रिडक्शन और कहाँ हो रहा है ऑक्सीडेशन। ये चीज़ यहाँ पर अपन को देखनी है।
तो ये देखो, सबसे पहले अपन देख रहे हैं CO2, ठीक है। अब इस CO2 मॉलिक्यूल के अंदर क्या जुड़ रहा है, यहाँ पर देखो CO2 मॉलिक्यूल के अंदर क्या ऐड हो रहा है, कार्बन यहाँ पर है, कार्बन यहाँ पर भी है, ऑक्सीजन यहाँ पर है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं है जो यहाँ पर है, वो है आपका हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो रहा है, यानी हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो हाइड्रोजन कौन सी प्रोसेस के अंदर जुड़ रहा है, इसके अंदर। तो यहाँ पर CO2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। CO2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन, यानी कि अपचयन इसका हो रहा है। तो CO2 का रिडक्शन होने के बाद में किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ये कार्बोहाइड्रेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो CO2 का रिडक्शन हुआ, इसलिए ये कहाँ पर कन्वर्ट हो गया है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर कन्वर्ट हो गया है। ओके, तो CO2 का तो हो गया रिडक्शन, यानी रिडक्शन अभिक्रिया यहाँ पर चल रही है। दूसरा पार्ट अपन देखते हैं कि ऑक्सीडेशन कहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर देखो जो H2 है, ओके, ये H2O किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। यानी यहाँ पर क्या चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ से हाइड्रोजन हट चुके हैं, यहाँ से क्या हो चुका है, हाइड्रोजन हट चुका है। अब हाइड्रोजन कौन सी ऑक्सीडेशन में हट रहा है या फिर रिडक्शन में हट रहा है, चेक कर लो। हाइड्रोजन कहाँ पर हट रहा है, यहाँ पर, यानी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस के अंदर हाइड्रोजन हट रहा है। इसलिए अपन क्या बोल सकते हैं, H2O का यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। और ऑक्सीडेशन क्यों हुआ है, क्योंकि H2O से क्या निकल चुका है, हाइड्रोजन निकल चुका है, जिसके फलस्वरूप अपन को क्या देखने को मिल रहा है कि ओनली O2 यहाँ पर बचता है, ऑक्सीजन बचता है। इसलिए H2O मॉलिक्यूल का यहाँ पर क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है। इसीलिए अपन बोलते हैं कि फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है उसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ में चलती है। इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं कि फोटोसिंथेसिस एक क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है। क्या है, फोटोसिंथेसिस एक रेडॉक्स रिएक्शन है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आगे अपन और देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस के अंदर और क्या क्या होता है। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि रिडॉक्स रिएक्शन अपन फोटोसिंथेसिस को क्यों बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ में चलते हैं। ऑक्सीडेशन किसका होता है, H2O का, और रिडक्शन किसका होता है, CO2 का। ओके, इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि फोटोसिंथेसिस एक रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, इसके बाद में मैं एक चीज़ और लिख रही हूँ, वो क्या है, फोटोसिंथेसिस एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। फिजियोलॉजिकल या अपन बोल सकते हैं भौतिकीय प्रक्रिया है। तो आप इंग्लिश में याद रखो कि ये क्या है, ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड या अपन बोल सकते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जिसमें इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या अपन बोल सकते हैं अकार्बनिक पदार्थ, ठीक है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यानी कार्बनिक पदार्थ। और ये कार्बनिक पदार्थ यहाँ पर कौन सा होगा, कार्बोहाइड्रेट। और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यहाँ पर कौन कौन से होंगे, CO2 प्लस H2O, ये दोनों क्या है यहाँ पर, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यानी CO2 और H2O ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यानी कार्बोहाइड्रेट के अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में चेंज हो रहे हैं या चेंज होते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है कि फोटोसिंथेसिस एक क्या है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो किसके अंदर चेंज हो रहे हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर चेंज हो रहे हैं। और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यहाँ पर क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग अपन देख सकते हैं CO2 क्या है यहाँ पर, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, H2O यहाँ पर क्या है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये दोनों फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यानी कि कार्बनिक पदार्थ में। और वो कार्बनिक पदार्थ यहाँ पर क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट में इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं वो चेंज हो रहे हैं, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट अपन देखते हैं, एक फोटोसिंथेसिस जो होती है वो क्या है, एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। ठीक है,
तो नेक्स्ट अपन क्या देख रहे हैं, फोटोसिंथेसिस एक एनाबोलिक प्रोसेस है, एनाबोलिक प्रोसेस है जिसमें सरल मॉलिक्यूल या अपन बोल सकते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स, सिंपल मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में, सिंपल मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो सिंपल मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के अंदर चेंज हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पर सिंपल मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं, CO2 हो गए और H2O, ये दोनों सिंपल मॉलिक्यूल है। लेकिन ये चेंज किस में हो रहा है, एक जटिल कार्बनिक पदार्थ यानी कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर चेंज हो रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट कोई सिंपल मॉलिक्यूल नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल माना जाता है। इसलिए फोटोसिंथेसिस एक क्या है, एनाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें सरलतम मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में चेंज हो जाते हैं। इसका मतलब एनाबॉलिक प्रोसेस का मतलब देखो, दो वर्ड अपने पास आते हैं कौन कौन से, एक तो आता है एनाबॉलिक, ठीक है, और दूसरा आता है केटाबॉलिक। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, एनाबॉलिक का मतलब क्या है, बनना, ठीक है, और केटाबॉलिक का मतलब क्या है, टूटना। तो अगर किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, नए कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एनाबॉलिक प्रोसेस। और केटाबॉलिक यानी कोई भी कंपाउंड है और वो सरलतम पदार्थों में टूट रहा है वापस, उसको अपन क्या बोलेंगे, केटाबॉलिक बोलेंगे। यानी कि ग्लूकोज है वो वापस किस में टूट रहा है, अगर अपन देखें CO2 और H2 में टूट जाता है। ये प्रोसेस चलती है रेस्पिरेशन के अंदर, वो भी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। तो रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है वो CO2 और H2O के अंदर वापस टूट जाता है। इसलिए अपन बोलते हैं कि जो रेस्पिरेशन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, केटाबॉलिक प्रोसेस। लेकिन जो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस है वो क्या है, एनाबॉलिक प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं, खूब सारे कार्बनिक पदार्थ हैं, उनका फॉर्मेशन होता है, कार्बनिक पदार्थ बनते हैं, इसलिए अपन ने इसको क्या बोला है, एनाबॉलिक प्रोसेस है। ठीक है, तो आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। आगे अपन देखते हैं और क्या क्या इसके अंदर हो सकता है। तो ये जितने भी चीज़ें अपन पढ़ रहे हैं ये सारी फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन है। अपने 11th 12th में अपन सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ते हैं। वो क्या पढ़ते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में जो पादप होते हैं वो CO2 और H2O का यूज़ करके कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं। इस प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। लेकिन अभी अपन को ये डेफिनेशन यूज़ नहीं करनी। अभी जो मैं आपको बता रही हूँ खूब सारी डेफिनेशन, वो सारी डेफिनेशन फोटोसिंथेसिस के लिए है। ओके, नेक्स्ट अपन क्या देखते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस को जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, एंडरगोनिक रिएक्शन होती है। तो नेक्स्ट मैं क्या लिख रही हूँ, फोटोसिंथेसिस एक एंडरगोनिक रिएक्शन है, एंडरगोनिक रिएक्शन है। एंडरगोनिक रिएक्शन देखो दो टर्म आती है अपने पास, यहाँ पर भी दोनों टर्म का मैं आपको मतलब बता देती हूँ। एक तो होती है एंडरगोनिक और दूसरी है अपने पास एक्सर्गोनिक। ठीक है, एंडरगोनिक का मतलब क्या होता है, एनर्जी कंज्यूमिंग, एनर्जी कंज्यूमिंग। ठीक है, दूसरी एक्सर्गोनिक, एक्सर्गोनिक का मतलब क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूसिंग। ठीक है, यानी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के अंदर क्या होता है, एनर्जी यूज़ आती है। ठीक है, एनर्जी क्या आती है, यहाँ पर यूज़ आती है। जबकि रेस्पिरेशन की प्रोसेस के अंदर क्या होगा, एनर्जी वहाँ पर रिलीज़ होगी, अपन को एनर्जी मिलेगी। इसलिए जो रेस्पिरेशन होता है वो एक्सर्गोनिक रिएक्शन होता है और जो फोटोसिंथेसिस होता है ये एंडरगोनिक होता है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी खर्च होगी। इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है, एक एंडरगोनिक रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट अपन क्या देखते हैं, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के दौरान
फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के दौरान लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है, केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। या अपन इसको हिंदी में क्या लिख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के दौरान क्या होता है कि प्रकाशीय ऊर्जा किस में चेंज हो जाती है? रासायनिक ऊर्जा में चेंज हो जाती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के दौरान क्या होता है कि जो लाइट एनर्जी होती है, प्रकाशीय ऊर्जा होती है, वो केमिकल ऊर्जा यानी रासायनिक ऊर्जा के अंदर चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो जो लाइट आ रही है, ये जो लाइट वाली एनर्जी होती है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी? स्टोरेज फॉर्म के अंदर रहेगी, केमिकल कंपाउंड यानी कि अपन बोल सकते हैं ग्लूकोज के अंदर स्टोरेज फॉर्म के अंदर रहेगी। इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के दौरान जो लाइट एनर्जी है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी? केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ हो गई। ये अपन ने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस की रियल डेफिनेशन कि फोटोसिंथेसिस के अंदर आखिर होता क्या है। ओके, अब अपन देखेंगे इसके रिगार्डिंग कुछ एक्सपेरिमेंट्स। देखो अपन जो देख रहे हैं ना, यहाँ पर CO2 यूज़ आ रहा है, H2O यूज़ आ रहा है, तो क्या सच में ऐसा यूज़ आता है? वो चीज़ अपन यहाँ पर प्रूफ करके देखेंगे कि क्या फोटोसिंथेसिस के अंदर ये सारी चीज़ें वास्तव में यूज़ आती है। ओके, उनको अपन यहाँ पर सिद्ध करेंगे। ओके, तो फर्स्ट है अपने पास में, हेडिंग में लगा रही हूँ यहाँ पर, फोटोसिंथेसिस के संदर्भ में कुछ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट यहाँ पर अपन देख रहे हैं। तो फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट होता है वो क्या है, उसको अपन क्या बोलेंगे? लाइट टेस्ट, या अपन बोल सकते हैं स्टार्च टेस्ट। लाइट टेस्ट, या अपन क्या बोल सकते हैं इसको? स्टार्च टेस्ट। ठीक है, लाइट टेस्ट मतलब कि अपन ये देखना चाह रहे हैं कि लाइट की उपस्थिति या अनुपस्थिति के अंदर स्टार्च बनता है कि नहीं। स्टार्च ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो जो ग्लूकोज बनता है, अपन सिंपल सी डेफिनेशन के अंदर लिखते हैं कि C6H12O6 बनता है, तो वो है जो ग्लूकोज है वो मिलकर क्या बना लेता है? स्टार्च बना लेता है। तो ग्लूकोज फ्री फॉर्म में अवेलेबल नहीं रहता। प्लांट के अंदर जो स्टोरेज फूड मटेरियल होता है वो मोस्टली क्या मिलता है आपको? स्टार्च मिलता है। यानी जो ग्लूकोज है वो आपस में मिलकर क्या बना लेगा? स्टार्च का फॉर्मेशन कर लेगा। इसीलिए अपन यहाँ पर स्टार्च टेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, लाइट टेस्ट। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, देखो एक प्लांट है, ये अपने पास में एक प्लांट है। ये प्लांट के खूब सारी लीव्स हो गई। अब अपन को करना क्या है कि एक लीफ को अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कवर कर देंगे। इसको अपन इस टाइप से कवर कर देंगे। और ये कवरिंग किसकी है? लीफ कवर्ड विद एल्यूमिनियम फॉयल। एल्यूमिनियम फॉयल आप सब जानते होंगे, जब अपन टिफ़िन लेके जाते हैं कहीं पे, स्कूल वगैरह में जाते थे या फिर अपन कॉलेज वगैरह में जाते थे, तो अपन टिफ़िन लेके जाते थे। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता था कि वहाँ पर टिफ़िन के अंदर जो खाना है वो रोटियां वगैरह वो किसके अंदर एक आपको पता है सिल्वर जैसे एक पतली सी पट्टिका के अंदर उसको फॉयल करके देते थे। ठीक है, तो वो जो सिल्वर जैसी जो पट्टिका थी उसको अपन क्या बोलते हैं? एल्यूमिनियम फॉयल। तो एल्यूमिनियम फॉयल से अपन ने क्या कर दिया? इस लीफ को पूरी तरह से कवर कर दिया, ढक दिया। ओके, अब ढक दिया। अब थोड़े टाइम बाद में अपन बोल सकते हैं 1 दिन के बाद में अपन इसका क्या करेंगे? स्टार्च टेस्ट करेंगे। तो इसका जब स्टार्च टेस्ट किया, स्टार्च टेस्ट का मतलब क्या है? स्टार्च टेस्ट का मतलब क्या है? अपन ने इस लीफ के अंदर अपने जो इक्विपमेंट थे उनसे पता लगाया कि इसके अंदर स्टार्च बना है कि नहीं बना। तो इसमें स्टार्च अपन को क्या मिला? स्टार्च फाउंड
यानी स्टार्च अच्छी खासी मात्रा के अंदर अपन को यहाँ पर मिल गया। दूसरे अपन ने इस लीफ के अंदर क्या किया, वापस स्टार्च टेस्ट किया, और स्टार्च टेस्ट करने के बाद में अपन को क्या मिला कि यहाँ पर क्या है, स्टार्च अब्सेंट है। ऐसा क्यों हुआ? इस लीफ के अंदर तो स्टार्च प्रेजेंट है और इसके अंदर स्टार्च अब्सेंट है, यानी यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो कम्प्लीटली मतलब अच्छे तरीके से यहाँ पर संपन्न हुई है, लेकिन यहाँ पर फोटोसिंथेसिस वो कम्प्लीटली नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि इस वाली लीफ को लाइट नहीं मिल पाई। लाइट क्यों नहीं मिल पाई? क्योंकि अपन ने क्या कर दिया है, इसको एल्यूमिनियम की पट्टिका से इसको कवर कर दिया पूरे रूप से, इसलिए इस लीफ को लाइट नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं हो पाई। क्योंकि मैंने आपको बताया था फोटोसिंथेसिस के लिए जो लाइट होती है, क्लोरोप्लास्ट होता है, CO2 और H2O, ये सारे मेन कंपोनेंट है। तो यहाँ पर इसके पास CO2 भी हो जाएगी, H2O भी लीफ के अंदर होता ही है, ठीक है, और उसके बाद में क्लोरोफिल लीफ के अंदर होता ही आपको पता है, लेकिन लाइट नहीं मिल पाएगी। तो चारों कंपोनेंट्स में से लाइट है जो अब्सेंट है। तो अगर लाइट अब्सेंट है तो यहाँ पर क्या नहीं हो पाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, और फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो स्टार्च नहीं बन पाएगा, यानी कार्बोहाइड्रेट नहीं बन पाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, इससे सिद्ध क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या ज़रूरी है, लाइट ज़रूरी है। तो इस एक्सपेरिमेंट से अपन को ये पता लगता है। नेक्स्ट अपन एक्सपेरिमेंट और देखेंगे, और वो एक्सपेरिमेंट अपन किसके लिए देखेंगे, CO2 के लिए देखेंगे। एक मिनट, तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट अपन किसके लिए देख रहे हैं, CO2 के लिए देखेंगे कि CO2 फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है कि नहीं है। तो एक तो अपन ने लाइट के संदर्भ में देख लिया, दूसरा अपन क्या देख रहे हैं फॉर CO2 कि CO2 फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है कि नहीं है। ये चीज़ यहाँ पर अपन को देखनी है। अब जैसे यहाँ पर अपने पास कोई प्लांट है, ओके, ये प्लांट है अपने पास, ये अपने पास प्लांट है। अब अपन ने क्या कर दिया, ये जो लीफ है, इस लीफ को अपन ने क्या कर दिया, इस लीफ के ऊपर अपन ने टेस्ट ट्यूब लगा दिया, फिर कांच की कोई इस टाइप से नली लगा दी, ठीक है, या अपन इसको क्या बोल सकते हैं, ग्लास ट्यूब, यानी कांच की नली अपन ने यहाँ पर लगा दी। परख नली होती है ना, उसी टाइप से यहाँ पर अपने पास कोई बड़ी नली थी, ठीक है, बड़ी परख नली अपन उसको बोल सकते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर क्या हुआ, इसके अलावा इसके अंदर अपन ने क्या डाल दिया, कॉटन डाल दी, और कॉटन किसके अंदर, कॉटन विद KOH सॉल्यूशन, कॉटन विद KOH सॉल्यूशन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ पर अपन ने सॉल्यूशन ले लिया है, कॉटन विद KOH सॉल्यूशन। अब यहाँ पर अपन ने कॉटन क्यों रखी है, क्योंकि ये जो कॉटन होता है, ये कॉटन क्या करेगा, जो KOH सॉल्यूशन होता है, तो ये क्या करेगा, यह है सॉल्यूशन, यह है सॉल्यूशन CO2 को अब्जॉर्ब कर लेता है। यह कॉटन CO2 को क्या कर लेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा, यानी अवशोषित कर लेगा। तो अपन ने क्या किया है कि यहाँ पर कॉटन रख दी खूब सारी, और उस कॉटन को किस में भिगो कर रखा है, KOH सॉल्यूशन के अंदर, ताकि इस परखनाली के अंदर जितने भी ये लीफ है, ये जितने भी CO2 छोड़े, उस CO2 को ये क्या कर ले, ये काम में ले ले, कौन, अब्जॉर्ब कर लेगा, KOH सॉल्यूशन, जो कि कॉटन के पास में है। अब इसके अंदर, इस पूरी ट्यूब के अंदर क्या नहीं बचेगा, बिल्कुल भी CO2 नहीं बचेगी। तो अगर यहाँ पर CO2 नहीं बचेगी, CO2 नहीं बचेगी, तो फिर क्या होगा, H2O तो लीफ के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, लाइट भी आ जाएगी, क्योंकि ग्लास की ट्यूब है तो लाइट आसानी से यहाँ पर पास हो सकेगी, ओके। इसके अलावा वाटर भी आ गया, लाइट भी आ गया, क्लोरोफिल इसके पास में है ही, तो क्लोरोफिल भी यहाँ पर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट नहीं होगा, इसके लिए क्या अवेलेबल नहीं होगा, CO2 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि CO2 सारा का सारा कौन अब्जॉर्ब कर रहा है, कॉटन बॉल्स अब्जॉर्ब कर रही है। क्यों, क्योंकि इसके पास में क्या है, KOH का सॉल्यूशन, जो कि जल्दी से CO2 को अब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस पत्ती को क्या नहीं मिलेगा, 3 कंपोनेंट मिल रहे हैं, कौन कौन से, लाइट भी मिल रहा है जो कि आवश्यक कंपोनेंट है, क्लोरोफिल भी मिल जाएगा, और
और क्या मिल जाएगा, H2O भी मिल जाएगा, लेकिन क्या नहीं मिलेगा, CO2 नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर अपन क्या करेंगे, स्टार्च टेस्ट, और स्टार्च टेस्ट करेंगे तो स्टार्च क्या मिलेगा अपन को, स्टार्च अब्सेंट मिलेगा, स्टार्च अब्सेंट मिलेगा, यानी स्टार्च इस लीफ के पास में नहीं होगा। स्टार्च कब होता, जब इसके पास में CO2 भी होता और साथ में फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती, तभी यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट बनता, यानी कि स्टार्च बनता। लेकिन इस लीफ का अगर अपन परीक्षण करेंगे तो यहाँ पर स्टार्च क्या था, यहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट था। तो इस प्रयोग से, इस पूरे प्रयोग से क्या सिद्ध हुआ कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के लिए क्या होना ज़रूरी है, CO2 होना ज़रूरी है। अगर CO2 नहीं होगा तो अपन को लीफ के अंदर स्टार्च नहीं मिल पाएगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो ये दो एक्सपेरिमेंट अपन ने पढ़ लिया। पहला एक्सपेरिमेंट लाइट के रिगार्डिंग था और दूसरा CO2 के। ओके, तो दो एक्सपेरिमेंट से क्या सिद्ध हो गया कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट भी ज़रूरी है और CO2 भी ज़रूरी है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, थर्ड अपन क्या देख रहे हैं, थर्ड अपन ये देख रहे हैं, एक दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, जोसेफ एंड प्रिंटले। थर्ड एक्सपेरिमेंट अपन देख रहे हैं यहाँ पर, जोसेफ एंड प्रिंटले एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जोसेफ एंड प्रिंटले एक्सपेरिमेंट यहाँ पर अपन देखने जा रहे हैं। अभी इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्यों किया, पहली बात तो ये अपन को देखना ज़रूरी है कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्यों किया। इनके एक्सपेरिमेंट से यह पता लगता है कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में O2 मुक्त होती है। ठीक है, तो इनके एक्सपेरिमेंट से क्या पता लगा कि फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है उस रिएक्शन में O2 मुक्त होती है। क्योंकि अपन जब इसकी वो देखते हैं, रिएक्शन देखते हैं, तो क्या मिलता है अपन को, CO2 प्लस H2O, ये मिलकर क्या बना लेता है, C6H12O6, और साथ में अपन को O2 मिलती है। तो ये पता लगाया था किसने, जोसेफ एंड प्रिंटले ने, कि वास्तव के अंदर जो फोटोसिंथेसिस है उससे O2 मिलती है कि नहीं मिलती है। इस चीज़ के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया इन्होंने वो देखो। इन्होंने एक इस टाइप से एक कांच का जार लिया, एक हाउस बना लिया कांच का। ठीक है, पूरा ग्लास का ये हाउस था। अब इस ग्लास के हाउस में इन्होंने एक तो क्या रख दी यहाँ पर, एक तो यहाँ पर इन्होंने मोमबत्ती रख दी। ठीक है, इस मोमबत्ती को यहाँ पर जला दिया। दूसरा, इस हाउस के अंदर इन्होंने एक प्लांट लगा दिया। इस हाउस के अंदर क्या लगा दिया इन्होंने, एक प्लांट लगा दिया। तो हाउस के अंदर क्या लगा दिया, प्लांट भी लगा दिया। तीसरा, इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर एक चूहा भी छोड़ दिया। ठीक है, माना ये चूहा है। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने चूहा भी छोड़ दिया। तो इस प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा था कि जब इनको 3-4 दिन तक ऐसे ही छोड़ा तो क्या प्राप्त हुआ, जो मोमबत्ती है उसको मतलब लगातार ऐसे चेंज भी कर सकते हैं, या फिर बड़ी मोमबत्ती रख दी जो कि 2-3 दिन तक आसानी से जलती रहे। ठीक है, तो एक तो ये चीज़, दूसरा यहाँ पर प्लांट। ओके, और तीसरा यहाँ पर क्या था, चूहा। तो इस प्रोसेस के अंदर अपन को क्या मिला कि जो चूहा है वो कैसा रहा, जो माइस है वो अलाइव रहा, यानी कि जिंदा रहा। माइस यहाँ पर अच्छे से अलाइव रहा, जिंदा रहा, साथ में जो मोमबत्ती है वो भी जलती रही। तो मोमबत्ती जलती रही। तो एक एक्सपेरिमेंट तो इन्होंने ये किया था।
ठीक है। दूसरा एक्सपेरिमेंट और किया था इन्होंने, और दूसरे एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने क्या किया था वो देखो। एक तो कांच का जार यहाँ पर रख दिया इन्होंने, और इस कांच के जार में एक तो क्या रखा है इन्होंने, मोमबत्ती को जला दिया, और क्या रखा यहाँ पर, चूहा रखा, यहाँ पर चूहा रख दिया। ठीक है। 2-3 दिन बाद में देखा तो 2-3 दिन बाद में आपको क्या मिला, 2-3 दिन बाद में आपको क्या मिला कि जो मोमबत्ती थी वो भी बुझ गई, और साथ में जो चूहा था वो भी मर गया। ऐसे लिख सकते हैं अपन, ऐसे बना सकते हैं इसको उल्टा, ताकि ये पता लग जाए कि चूहा क्या हो गया है, माइस डेड हो गया है, माइस डेड। ओके, तो माइस क्या हो गया है, डेड। इसलिए आफ्टर अपन बोल सकते हैं, या तो 1 डे, आफ्टर 1 डे अपन लिख सकते हैं, आफ्टर 1 डे, और यहाँ पर भी आफ्टर 1 डे। ठीक है। तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए, एक तो ये एक्सपेरिमेंट और एक ये एक्सपेरिमेंट। दोनों में क्या डिफरेंस दिखा आपको, देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो चूहा है वो जीवित कैसे रहा और मोमबत्ती भी जलती हुई कैसे रही, वो देखो। जब मोमबत्ती जलती है तो मोमबत्ती के जलने से CO2 निकलता है। जब चूहा श्वसन की क्रिया करेगा तो चूहा भी श्वसन की क्रिया में CO2 निकालेगा। ये CO2 का यूज़ कौन करेगा, प्लांट करेगा, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के लिए। ठीक है। CO2 का यूज़ करेगा, इसके साथ में ग्लास का जो चैम्बर है उससे लाइट आसानी से पास हो सकेगी, तो लाइट भी इसके पास में आ गई। पानी इसके, वाटर इसके पास में होता ही है प्लांट के पास में, इसके साथ में क्लोरोफिल भी प्लांट के पास में होता है। तो जो 4 मेन कंपोनेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, वो चारों कंपोनेंट यहाँ पर फुलफिल हो रहे हैं। ठीक है। इसलिए यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो होती रहेगी, और फोटोसिंथेसिस होने के बाद में जो प्लांट है वो क्या छोड़ेगा, ऑक्सीजन छोड़ेगा। जब प्लांट ऑक्सीजन छोड़ेगा तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपको पता है जो आग है वो जलती है। ठीक है। तो मोमबत्ती ऑक्सीजन के प्रेजेंस के अंदर जलती रहेगी, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो चूहा है वो भी अच्छे से श्वसन कर पाएगा। इसलिए इसको कोई दिक्कत नहीं होगी, ना तो चूहे को दिक्कत होगी ना ही मोमबत्ती को, क्योंकि जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस करने के बाद में ऑक्सीजन निकालता है, जिसकी वजह से चूहा भी श्वसन करेगा और मोमबत्ती भी जलती रहेगी। इसलिए आपको नॉर्मल कंडीशन यहाँ पर प्राप्त होगी, चूहा है वो जिंदा रहेगा। लेकिन दूसरे एक्सपेरिमेंट में देखो, यहाँ पर प्लांट नहीं है, तो जो मोमबत्ती जलने के बाद में CO2 निकालेगी, चूहा है ये भी श्वसन की क्रिया के दौरान CO2 निकालेगा। दोनों ही लेते क्या हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का कोई माध्यम बन ही नहीं रहा है, क्योंकि इन्वायरमेंट वाली ऑक्सीजन तो यहाँ पर नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि ग्लास का चैम्बर है, इसलिए यहाँ पर इन्वायरमेंट वाली जो ऑक्सीजन है वो तो बिल्कुल भी नहीं आ पाएगी। इन्वायरमेंट वाली ऑक्सीजन नहीं आ पाएगी, और CO2 लगातार यहाँ पर बढ़ती रहेगी। जब CO2, ओनली CO2 यहाँ पर बढ़ेगी तो यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, सफोकेशन। यहाँ पर सफोकेशन उत्पन्न हो जाएगा, और सफोकेशन उत्पन्न होगा तो यहाँ पर क्या होगा, जो चूहा है वो मर जाएगा, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर जो मोमबत्ती है वो भी क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। तो मोमबत्ती भी यहाँ पर क्या हो जाती है, मोमबत्ती बुझ जाती है। ठीक है। इसलिए यहाँ पर जोसेफ और प्रिंटले ने क्या निष्कर्ष निकाला कि ऑक्सीजन के प्रोडक्शन के लिए जो प्लांट है वो अत्यंत आवश्यक है। प्लांट अगर नहीं होंगे तो ऑक्सीजन का उत्पादन है वो नहीं होगा। और प्लांट ऑक्सीजन का उत्पादन किस प्रोसेस के द्वारा करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा करते हैं। इसलिए इनके एक्सपेरिमेंट से क्या सिद्ध हुआ कि प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन मुक्त होता है। ये ऑक्सीजन मुक्त होता है, ऐसा किसने बताया था, जोसेफ एंड प्रिंटले ने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा बताया था। ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट अपन ने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, 1-2 एक्सपेरिमेंट अपन और देखेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक जितने भी जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है उनको अच्छे से आपको रीड करना है, और हर एक कॉन्सेप्ट को समझना है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर सच में ऐसा होता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रटने वाली चीज़ें नहीं है, ये सारी समझने वाली चीज़ें हैं। अगर एक बार आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई तो फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर से आपका डर है वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। क्योंकि बच्चे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है इन चैप्टर से, जो फोटोसिंथेसिस होता है इनके अंदर उनको बड़े बड़े रिएक्शन दिख जाते हैं, जैसे जो केल्विन साइकिल है वो दिख गई, केम साइकिल है, C4 साइकिल है। तो ये सारी साइकिल बहुत ज़्यादा ईजी है, ये अगर अपन स्टेप बाय स्टेप अपन इनको पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है।
और इनके अलावा जो रेस्पिरेशन वाला चैप्टर है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इन सारी चीज़ों से बच्चों को डर बैठा रहता है और रट के वो एग्ज़ाम के अंदर बैठते हैं। तो अपन को ऐसा नहीं करना, अपन को स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को, सभी चीज़ों को समझना है कि वास्तव में ऐसी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपने नए टॉपिक के साथ में। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।